हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए कक्षा 12 की केमिस्ट्री का जो आप लोग पढ़ रहे थे नाइट्रोजन फैमिली, उसका दूसरा पार्ट लेके आया हूं। इस पार्ट में हम लोग जो नाइट्रोजन फैमिली के जो सदस्य हैं कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, उनके भौतिक गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं। इसका जो पहला भौतिक गुण है यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, हीलियम के बाद क्या है 2s2 2p3। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 नियान 3s2 3p3। आर्सेनिक का आर्गन 3d10 4s2 4p3। एंटीमनी का क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p3। बिस्मथ का 4f10 5d10 6s2 6p3। ठीक है ना। ये कैसे हुआ है इसको पिछले वीडियो में हमने बताया था अच्छे से कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। उस वीडियो को आप क्या करेंगे, कई बार ध्यान से देखेंगे और आप बुक की भी सहायता से क्या करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। अब हम देखते हैं कि सबके लास्ट कोर्स में क्या है, 2s2 2p3 3s2 3p3, ठीक है, 4s2 4p3 5s2 5p3, ठीक है, 6s2 6p3। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है, ns2 np3। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। अब दूसरा नंबर हम आते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो आपको बता दें कि इस ब्लॉक के इस फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वो मुख्यतः -3 से लेके +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। पर मुख्य रूप से ये -3 +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन अपने ऑक्साइडों में +1 +2 +3 +4 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जैसे कहने का मतलब है N में हो गया +1, ठीक है, NO में हो गया +2, N2O 3 में हो गया +3, फिर N2O4 में हो गया +4 और N2O5 में हो गया +5। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी की जैसे जैसे नीचे की तरफ हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे +5 स्टेबिलिटी घटती जाती है और +3 स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है ना। स्टेबिलिटी क्या होती है, +3 बढ़ती जाती है और +5 क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है। अगर जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ क्या होगा, +3, बिस्मथ क्या होगा, +3 ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा अस्थायी होगा किसके मुकाबले, बिस्मथ +5 का। इसका कारण क्या है, इसका कारण आपको बता दें कि जो कारण है वो है आपका इनर पेयर इफेक्ट।
इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये प्रायः 14वें, 15वें, 16वें, 17वें ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, 17वें ग्रुप में पाया जाता है। अब आपको बता दें इस ग्रुप में प्रायः ये सबसे नीचे वाले तत्व, यानी सबसे नीचे वाला तत्व कौन सा? बिस्मथ। इस बिस्मथ में क्या होता है कि बिस्मथ के केस में आप जानते हैं कि हम बिस्मथ की बात करते हैं ऐसे कि अगर हम बिस्मथ की बात करें तो नाभिक है, और नाभिक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो नाभिक क्या करता है? इस +2 वाले को अपनी ओर, यानी S2 वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और ये इसको आकर्षित नहीं करता है। जब ये अपनी ओर आकर्षित करता है तो ये क्या हो जाता है? इनर्ट हो जाता है, मतलब ये अक्रिय हो जाता है। अक्रिय हो जाने का, ठीक है, अक्रिय हो जाने से क्या हो जाता है कि ये केवल +3 आखिरी अवस्था ही प्रदर्शित करता है। देखिए अब यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे, उसमें आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। तब तक इतना आप नोट करेंगे। अब हम अगले गुण की बात करते हैं। तो अगला जो भौतिक गुण है वो परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या क्या है? आप जानते हैं कि किसी भी नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है वही किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है नाइट्रोजन फैमिली में, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे n की संख्या, n मतलब है कोषों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे आपका रेडियस भी बढ़ता है। आप जानते हैं, जैसे ही कहने का मतलब ये प्लस है, एक कोष बढ़ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा कोष बढ़ गया तो यहाँ से लेके दूरी ये हो गई, बढ़ गई, तीसरा कोष बढ़ गया तो दूरी यहाँ तक हो गई। तो यानी हम कह सकते हैं कि n का मतलब है कोषों की संख्या बढ़ने पर, ठीक है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि ग्रुप में, यानी कि 15वें ग्रुप में, 15वें, ठीक है, 15वें ग्रुप में जब कहां से? नाइट्रोजन से, ठीक है, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, यानी हम कहने का मतलब है कि समूह में, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि M से Bi तक परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है? आयनन ऊर्जा। तो आप जानते हैं कि आयनन ऊर्जा क्या है? किसी नाभिक, यानी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही कहलाती है आपकी आयनन ऊर्जा। आपको बता दें, ये भी आपको पता होगा कि प्रथम आयनन ऊर्जा का जो मान है, ठीक है, वो द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब अगर हम, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, जैसे ये नाभिक है, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आपकी आयनन ऊर्जा है। इसको निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि नाभिक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रखता है। ठीक है, नाभिकीय बल द्वारा।
अब जैसे जैसे क्या होता है कि कोष की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है, कोष की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो नाभिक से बढ़ती जाती है। ऐसे केस में जो अंत में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब जैसे जैसे कोष बढ़ती जाएगी ऐसे में, ठीक है, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी, यहां से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि नाभिकीय बल का मान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि यन मतलब है कोषों की संख्या बढ़ने से हमने देखा कि 1/r मतलब r की संख्या क्या होगी, कम होगी। हम ऐसे कह सकते हैं कि यन समानुपाती 1/r, यानी यन का मान बढ़ेगा, सॉरी यहाँ r नहीं कह सकता, हाँ यहाँ r ना कह दे, यहाँ ई आई कह दे, आई कह दे, आई ई, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे ग्रुप में आयन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कहां से, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, ठीक है, आयन ऊर्जा का मान, आयन ऊर्जा का मान घटता है। कारण आप जान ही गए हैं कि कोषों की संख्या बढ़ेगी, जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, और जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो ये जो नाभिकीय बल हो जाएगा, जिसके द्वारा नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रहता है, तो ऐसे में ये नाभिकीय बल कम होगा, जिससे आयन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम होगा। मतलब अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो 5वां नंबर है, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता से मतलब है धातुओं में ये जो होता है विद्युत ऋणात्मकता का, कि वो, ठीक है, किसी धनावेशित को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आप जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता से यहाँ हमारा अर्थ यानी इलेक्ट्रॉन को वो आकर्षित करते हैं। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। कारण क्या है कि जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता जाता है। यानी हम कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ई जो होता है वो समान प्रोपोर्शनल टू होता है आर के, ठीक है। यानी आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान क्या हो जाएगा, जब आर का मान बढ़ेगा तो ई का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ग्रुप में हमको यही लिखना ही है परीक्षा में कि विद्युत ऋणात्मकता से क्या अर्थ है। तो मतलब हम कैसे इसको नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों पे अप्लाई करेंगे। तो आपको बता दें कि हमको ये बताना है कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। यानी हम क्या, ऊपर क्या है नाइट्रोजन से, कहा नीचे क्या है बिस्मथ, ठीक है, तक जाने पर ई का मान क्या होगा, घटता है। ई का मान क्या होगा, घटेगा। यानी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी, नाइट्रोजन की, और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी, बिस्मथ की, ठीक है। अब बात करते हैं घनत्व का। तो आपको बता दें घनत्व जो होता है नाइट्रोजन से बिस्मथ तक बढ़ता है। क्यों? क्योंकि घनत्व जो डिपेंड करता है किस पर,
परमाणु भार पर। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, परमाणु भार किससे डिसाइड करते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, की संख्या को हम क्या कहते हैं, यानी परमाणु भार। तो जब परमाणु भार बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। अब अगला जो हमारा गुण है वो है संयोजकता। ठीक है, कि नाइट्रोजन परिवार के जो सदस्य हो वो किस प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बता दें कि ये मुख्यतः 3 और 5, 3 और 5 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कि 3 और 5, तो आपको बता दें कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन केवल त्रिसंयोजकता प्रदर्शित करता है, त्रिसंयोजकता। बाकी इसको छोड़कर अन्य सभी तत्व 3 और 5 दोनों संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि NH3 अमोनिया है, ठीक है, PH3, ये दोनों, इसमें N की जो संयोजकता है कितनी है, 3 है, और इसमें P की संयोजकता कितनी है, 3। लेकिन हम देखते हैं कि NCl3 तो मिलता है, पर NCl5 नहीं मिलता है, जबकि हम देखते हैं कि PCl3 भी मिलता है और PCl5 भी मिलता है। कारण क्या है कि नाइट्रोजन, ठीक है, NCl5 नहीं बना सकता, जबकि फास्फोरस NCl5 बना सकता है। तो आपको बता दें कि नाइट्रोजन में जो होता है D उपकोष क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि फास्फोरस में क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम कहने मतलब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, P का 15 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p 3 नहीं 2p 6 3s2 3p 3। लेकिन इसमें ये तीसरे उपकोष में इसमें 3d 0 होता है, मतलब इसमें d उपकोष होता है। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, d उपकोष नहीं होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन, ठीक है, त्रिसंयोजकता तो प्रदर्शित करता है, लेकिन 5 संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 8वां नंबर जो है ये धात्विक लक्षण। तो यहाँ इसको आप लिख लेंगे इसमें कि ये फैमिली क्या है, त्रिसंयोजकता और 5 संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, और नाइट्रोजन को छोड़कर सभी तत्व क्या करते हैं, त्रिसंयोजकता और 5 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अगला जो है ये है हमारा धात्विक लक्षण। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों क्या है, अधातु हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, अर्धधातु हैं, तथा बिस्मथ क्या है, धातु। इससे यह पता लगता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, यानी नाइट्रोजन से कहां तक, बिस्मथ तक जाने में धात्विक
लक्षण घटते घटते हैं। धात्विक लक्षण क्या होते हैं? घटते हैं। कहां तक यानी में? नाइट्रोजन से बिस्मथ तक। कारण क्या है? कारण क्या है कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन से नाभिक की, जैसे यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ से बिस्मथ के केस में अगर इलेक्ट्रॉन काफी दूर है, तो इलेक्ट्रॉन काफी दूर है तो इससे जो होता है नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। और जब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं तो वो कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब अगर हम अपरूपता की बात करें तो बिस्मथ को छोड़कर सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? सभी अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। अब बात हम करें नाइट्रोजन के दो अपरूप हैं। नाइट्रोजन के कितने अपरूप हैं? दो। एक है अल्फा नाइट्रोजन और दूसरा क्या है? बीटा नाइट्रोजन। फास्फोरस के भी कितने अपरूप हैं? मुख्यतः तो 3 अपरूप हैं, लेकिन इसके कुल 5 अपरूप हैं। ठीक है। जिसमें पीला, सफेद, काला, नारंगी, बैगनी, ये सब किसके? 5 अपरूप हैं। ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे? अच्छे से आप नोट करेंगे। ठीक है। और नोट आप बनाते रहेंगे। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली के जितने सदस्य हैं उनके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। ठीक है। तब तक आप स्वस्थ रहिए।